एक व्यक्ति के जीवन की भव्य जागृति समग्र राष्ट्र के भाग्य को बदल सकती है, समस्त मानव जाति के भाग्य को भी। महात्मा गांधी ने गुलामी से लड़ने वाले राष्ट्रभक्तों की दो पीढ़ियों को प्रेरित किया, एक बड़े साम्राज्य की जड़ें हिला दी और एक ऐसी क्रांति की चिंगारी जलाई जिसने अफ्रीका और एशिया में बदलाव के बीज बो दिए। अपने लाखों लोगों के लिए वो महात्मा थे, महान आत्मा, जिनका दर्शन ही अपने आप में एक पुण्य बन जाता। कभी अटपटे और अव्यावहारिक कहकर खारिज किए गए उनके विचारों ने दुनिया के कुछ शानदार दिमागों के तार झंकृत करने शुरू कर दिए थे। घुटने तक की धोती, गोल शीशे वाला चश्मा, सादी सी चप्पल, बिना दांत वाली मुस्कान, धीमी सी मधुर आवाज और उनकी नम्रता किसी के भी घुटने टिकवा देती थी। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को देश के पश्चिमी तट पर पोरबंदर में हुआ था। उनके दादा उत्तम चंद गांधी और पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान जैसे ऊंचे पद पर थे। मोहनदास ने 1887 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। इसके 1 साल पहले हुई पिता की मृत्यु ने परिवार को आर्थिक रूप से हिला दिया था। कॉलेज की पढ़ाई के लिए मोहनदास को भावनगर भेज दिया गया। 18 वर्ष की उम्र में कानून की पढ़ाई करने के लिए वो सितंबर 1888 में लंदन के लिए रवाना हुए। राजकोट के ग्रामीण परिवेश से सीधे जहाज का अंग्रेजी माहौल मोहनदास के लिए एक बड़ा बदलाव था। पश्चिमी खान पान, पहनावा और शिष्टाचार को अपनाना उनके लिए बहुत पीड़ादायक था। बेस वाटर में जहां वो कुछ दिनों के लिए ही ठहरे थे, उन्होंने एक शाकाहारी क्लब गठित किया। लंदन के ऐसे शाकाहारी रेस्तरां और होटलों में उनकी मुलाकात न सिर्फ कट्टर शाकाहारियों से हुई, बल्कि कुछ धार्मिक लोगों से भी हुई। बाइबल, बुद्ध और भगवत गीता के संदेश उनके मन में उतर चले थे। सन 1891 में मोहनदास ने कानून की परीक्षा पास की और दूसरे ही दिन वो भारत के लिए रवाना हो गए। मुंबई पहुंचते ही उन्हें एक बुरी खबर मिली। जब वो इंग्लैंड में थे तभी उनकी मां की मृत्यु हो चुकी थी। मोहनदास ने देखा कि राजकोट में ही पढ़े लिखे वकील भारतीय कानून के बारे में इंग्लैंड में प्रशिक्षित वकीलों से ज्यादा जानते थे और फीस भी कम लेते थे। मोहनदास के मित्रों ने सलाह दी कि वो मुंबई जाकर भारतीय कानून पढ़ें और कुछ केस हासिल करें। मोहनदास ने सलाह मान ली। मुंबई में उनका अनुभव राजकोट से बेहतर नहीं रहा। मोहनदास 1893 के मई महीने में डरबन पहुंच गए। उनके मालिक दादा अब्दुल्ला नेटाल में एक अमीर हिंदुस्तानी व्यापारी थे। दादा उन्हें डरबन की अदालत दिखाने ले गए। जब अंग्रेज जज ने गांधी को अपनी पगड़ी उतारने के लिए कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया और बाहर चले गए। डरबन से प्रिटोरिया की उनकी यात्रा का अनुभव तो इससे भी ज्यादा बुरा था। जब उनकी ट्रेन शाम को पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पहुंची तो उनका विरोध करने के बावजूद उन्हें पहले दर्जे के डिब्बे से जबरदस्ती बाहर फेंक दिया गया। सर्दी की एक पूरी रात उन्होंने स्टेशन पर काटी। वहीं ठिठुरते हुए उस मुसाफिर खाने में उनके भीतर कुछ खट गया। उस अपमान के बारे में उन्होंने बहुत सोचा। इस घटना ने उनके जीवन को एक नया मोड़ दिया था। उसी क्षण गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में चल रहे अन्याय को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। प्रिटोरिया पहुंचने के लिए गांधी जी ने चार्ल्स टाउन से एक घोड़ा गाड़ी ली। यहां भी पहले तो उन्हें चालक की बगल में जबरन बैठाया गया, फिर सीधे पायदान पर, लेकिन उन्होंने विरोध किया। ये घटनाएं उनके दक्षिण अफ्रीका पहुंचने के कुछ ही दिनों के भीतर घट गई थी। उन्होंने तय कर लिया कि वो डरकर हिंदुस्तान नहीं लौटेंगे। इसके बदले वो रंग भेद की समस्या को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करेंगे और इस काम में जो भी मुसीबतें आएंगी उन्हें सह लेंगे। 1894 के जून में वो हिंदुस्तान लौटने के लिए डरबन वापस आ गए।
हिंदुस्तानी व्यापारियों ने गांधी जी से निवेदन किया कि वो नेटाल में रुककर उनकी तरफ से अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ें। गांधी जी अपनी यात्रा स्थगित करने को राजी हो गए और उन्होंने तत्काल इस मुद्दे पर काम शुरू कर दिया। इसी बीच मताधिकार से वंचित करने वाला कानून नेटाल विधानसभा ने पारित कर ही दिया। गांधी जी ने नेटाल में ही रुकने का अनुरोध मान लिया और वहां के सर्वोच्च न्यायालय में वकील के रूप में अपना नाम दर्ज करा लिया। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीकी हिंदुस्तानियों के लिए एक नए संगठन नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया। 1903 में गांधी जी ने स्थानीय हिंदुस्तानी समुदाय को ज्वलंत मुद्दों से परिचित कराने के लिए इंडियन ओपिनियन नामक एक अखबार शुरू किया। उनके संघर्षों में यह अखबार एक शक्तिशाली हथियार बन गया। सरकार ने ब्रितानी हिंदुस्तानी समुदाय के एशियाई अध्यादेश के प्रारूप से संबंधित नम्र निवेदन को अस्वीकार कर दिया था। यही वो समय था जब गांधी जी ने एक नया तरीका ढूंढ निकाला जो बाद में पैसिव रेजिस्टेंस या सत्याग्रह के नाम से जाना गया। 2000 हिंदुस्तानियों ने एम्पायर थिएटर पर इकट्ठा होकर एक प्रस्ताव पारित किया और अंग्रेजी दमन के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध शुरू करने की शपथ ली। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की राजनीति ही नहीं, उनका व्यक्तित्व भी निखरता चला गया। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के बाद गांधी जी 1914 में हिंदुस्तान आने के लिए जहाज में चढ़े। 9 जनवरी 1915 को मुंबई उतरते ही उनका भव्य स्वागत किया गया। गांधी जी के सम्मान में हिंदुस्तान की जनता के साथ सरकार भी शामिल हो गई थी। 1915 में सम्राट के जन्मदिन पर दिए जाने वाले सम्मान में गांधी जी को कैसरे हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। सरकार को गोखले के साथ गांधी जी का रिश्ता उनके एक संतुलित, साफ सुथरे राजनीतिज्ञ होने की गारंटी सा लगा। गांधी जी की राजनीतिक दृष्टि अभी पूरी तरह खिल भी नहीं पाई थी कि उनके सामने अपने उन सहयोगियों को यहां बसाने की समस्या खड़ी हो गई जो दक्षिण अफ्रीकी आंदोलन में उनके सहयोगी थे। गांधी जी ने अहमदाबाद के पास कोचरब गांव में एक आश्रम बनाने का फैसला किया। बाद में यह आश्रम साबरमती नदी के किनारे आ गया। गांधी जी देश की राजनीतिक परिस्थिति को समझ रहे थे और साथ ही अपने आश्रम को भी संभाल रहे थे। इसी बीच बिहार में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ला ने उनसे संपर्क किया। नील के अंग्रेज उत्पादक इन किसानों के साथ बुरा बर्ताव करते थे। जून 1917 में एक जांच कमेटी गठित की गई जिसमें गांधी जी भी शामिल थे। 8000 किसानों ने नील उत्पादकों की क्रूरता के खिलाफ अपने बयान दिए। इससे निकला सत्याग्रह सफल रहा। हिंदुस्तान की भूमि पर सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर किया गया यह पहला सत्याग्रह था। इसके बाद गांधी जी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल तथा दक्षिण गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किया। हिंदुस्तान की सरकार ने मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पेश किया था, जिसने सरकार को राज्य विरोधी गतिविधियों को कुचलने का अधिकार दे दिया था। इसी बीच पंजाब में घटनाएं खतरनाक मोड़ पर पहुंच गईं। बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा आयोजित थी। जनरल डायर के आदेश पर 10 मिनट के भीतर 1650 राउंड गोलियां दाग दी गईं। 400 लोग मारे गए और 1200 घायल हो गए। पंजाब में कई जिलों में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। पंजाब में गांधी जी का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया। फिर भी गांधी जी ने पंजाब में प्रवेश किया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेज साम्राज्य के साथ गांधी जी के संबंध सूत्र इतने नाटकीय अंदाज में न टूटते यदि उसमें खिलाफत आंदोलन का मोड़ न आता। गांधी जी ने मुस्लिम समुदाय से कहा कि खिलाफत मुद्दे पर वो उनका नेतृत्व कर सकते हैं, बशर्ते मुसलमान अहिंसक रास्ते पर चलना स्वीकार कर लें। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए अहिंसक असहयोग कार्यक्रम में अंग्रेजों की बनाई परिषदों
अदालतों और स्कूलों तथा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार शामिल था। अंग्रेजों को लगा कि असहयोग आंदोलन तो दिन पर दिन गति पकड़ता जा रहा है, तो उन्होंने एक मौका देखा और 10 मार्च 1922 की शाम गांधी जी को उनके साबरमती आश्रम से ही गिरफ्तार कर दिया गया। मुकदमे के दौरान गांधी जी ने आरोप स्वीकार कर लिया। उन्हें 6 साल की सजा सुना दी गई। 2 साल जेल में बीते। फिर उनके पेट के एक ऑपरेशन के बाद 1924 के फरवरी महीने में यरवदा जेल से गांधी जी रिहा कर दिए गए। अगले 3 सालों तक गांधी जी ने अपने को राजनीतिक परिदृश्य से अलग रखा। उन्होंने बाल विवाह व छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने तथा चरखा काटने के लिए लोगों को समझाया। 26 जनवरी 1930 को गांवों व कस्बों में लाखों लोगों ने संकल्प लिया कि वो अंग्रेजी शासन के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। देश में चारों तरफ खूब उत्साह से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अंग्रेजों द्वारा थोपे गए नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। 12 मार्च 1930 को 78 स्वयंसेवकों के साथ गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दक्षिण गुजरात में स्थित दांडी के लिए प्रस्थान किया। 24 दिन की पद यात्रा के बाद वो 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे। रात भर के उपवास व प्रार्थना के बाद गांधी जी ने 6 अप्रैल को अपनी मुट्ठी में जरा सा नमक उठाकर पूरे देश को हिला दिया। अनगिनत नेताओं और स्वयंसेवकों ने भी देश के विभिन्न हिस्सों में समुद्र के किनारे इसी तरह नमक कानून को तोड़ा। हजारों लोग सलाखों के पीछे ठूंस दिए गए। गांधी जी को 5 मई के दिन गिरफ्तार किया गया और बगैर किसी मुकदमे या सजा की घोषणा के यरवदा जेल के केंद्रीय कारागार में बंद कर दिया गया। 26 जनवरी 1931 को गांधी जी एक बार फिर 30 अन्य कांग्रेस नेताओं सहित बिना शर्त रिहा कर दिए गए। 29 अगस्त 1931 को गांधी जी द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। वहां गांधी जी ने हिंदुस्तान और ब्रिटेन के बीच सम्मानजनक और बराबरी की साझेदारी की वकालत करते हुए कहा कि ये जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि प्रेम से जुड़ेगी। लंदन प्रवास के दौरान गांधी जी ने ईस्ट इंडिया में रुकना तय किया, जहां वो साधारण लोगों के साथ घुल मिल सकें। वहां उन्होंने बहुतों का दिल जीत लिया और बहुतों पर अपनी गहरी छाप छोड़ी, जिनमें चार्ली चैपलिन भी शामिल थे। हिंदुस्तान लौटते समय गांधी जी रास्ते में फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली में रुके और हिंदुस्तानी जनता के पक्ष में अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने के लिए उन्होंने रोमा रोला और मुसोलिनी जैसे लोगों से मुलाकात की। सितंबर 1932 में गांधी जी यरवदा जेल में थे। तभी नए हिंदुस्तानी संविधान के लिए बनाई जा रही चुनावी व्यवस्था में तथा कथित अछूतों को अलग रखने के खिलाफ उन्होंने अनशन शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप भावना का एक स्वाभाविक ज्वार फूट पड़ा। मंदिरों, कुओं और सार्वजनिक स्थलों को अछूत माने गए लोगों के लिए खोल दिया गया। गांधी जी ने अनशन छोड़ा। गांधी जी अभी जेल में थे कि उनकी प्रेरणा से छुआछूत का मुकाबला करने के लिए एक नई संस्था हरिजन सेवक संघ का गठन किया गया और द हरिजन नामक साप्ताहिक अखबार की शुरुआत हुई। हिंदुस्तान की 80% आबादी गांवों में रहती थी। 1915 में गांधी जी ने हिंदुस्तान के सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। तब से वो गांवों के लिए एक नई व्यवस्था की बात करने लगे थे। गांधी जी ने महाराष्ट्र में वर्धा के निकट एक गांव में रहना तय किया। इसे बाद में सेवाग्राम के नाम से जाना गया। इसे आश्रम बनाने की योजना नहीं थी, लेकिन वो ग्रामीण उत्थान की गांधीवादी योजना का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। गांधी जी बढ़ते सांप्रदायिक तनाव के कारण बहुत चिंतित थे। 1937 से मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने धार्मिक भावना भड़कानी शुरू कर दी। लीग ने कांग्रेस और गांधी जी के खिलाफ एक अभियान सा छेड़ दिया।
उस महाद्वीप के पूर्व एवं उत्तर पश्चिम में अपने लिए एक अलग राज्य की मांग भी कर दी। देश को बांटने का सीधा मतलब था हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा मिलकर किए गए सदियों के काम को मिट्टी में मिला देना। गांधी जी ने अंग्रेजी शासन की पूर्ण समाप्ति की मांग को लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया और हिंद छोड़ो आंदोलन के लिए दिशा निर्देश दिए। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। गांधी जी ने जनता के लिए करेंगे या मरेंगे का नारा दिया। आंदोलन आग की तरह फैल गया। गांधी जी ने अहिंसा को इस संघर्ष की पहली शर्त माना था। गांधी जी, नेहरू, सरदार पटेल और बहुत से दूसरे कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी हमेशा भीड़ में तथा भीड़ के लिए अकेले चले। चारों तरफ तनाव का वातावरण चल रहा था। ऐसे में यह जरूरी था कि देश में एक मजबूत और स्थिर केंद्रीय सरकार हो। जुलाई 1946 में वायसराय लॉर्ड वेवल ने नेहरू जी से सरकार गठित करने के लिए कहा। नेहरू जी ने जब जिन्ना से संपर्क किया तो जिन्ना ने सहयोग देने से इनकार कर दिया और घोषणा कर दी कि 16 अगस्त का दिन मुस्लिम लीग सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में मनाएगी। उस दिन कलकत्ता में भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए। दंगों का वैसा भयानक रूप और तीव्रता देश ने कभी देखी नहीं थी। कलकत्ते की हत्याओं की प्रतिक्रिया पंजाब, बिहार व पूर्वी बंगाल में हिंसक सांप्रदायिक विस्फोटों के रूप में सामने आई। गांधी जी ने अपने सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए और दंगा प्रभावित क्षेत्रों में जाने का निर्णय लिया। पूर्वी बंगाल के इन गांवों में गांधी जी की उपस्थिति ने मरहम का काम किया। उन्होंने तनावों को हल्का कर दिया और उत्तेजित मनों को शांत किया। बिहार में व्याप्त सांप्रदायिक तनाव को हल्का करने के लिए गांधी जी 1947 में बिहार की ओर बढ़े। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च महीने में हिंदुस्तान आए थे। वायसराय के रूप में उनका पहला काम विचार विमर्श के लिए गांधी जी को आमंत्रित करना था। गांधी जी बिहार में अपने शांति मिशन को बीच में रोककर दिल्ली आए। विभाजन होना तय हो चुका था। यह देखकर गांधी जी ने इसके खतरों को कम करने के प्रयास शुरू कर दिए। उन्होंने कश्मीर, पंजाब और बंगाल का दौरा किया। कलकत्ता में उनकी उपस्थिति का जादुई परिणाम सामने आया। 12 महीनों से चल रही नफरत और तनावों की आंधी रातों रात गायब हो गई। 15 दिन बाद जब सांप्रदायिक संकट फिर से खड़ा हो गया तो गांधी जी ने उपवास शुरू किया। पूरे शहर में बिजली सी कौंध गई। मुसलमान हिल उठे और हिंदू लज्जित हुए। कलकत्ते का वो उपवास बिल्कुल चमत्कार की तरह था। लंदन टाइम्स के अनुसार इसने वो कर दिखाया था जो सेना की कई टुकड़ियां न कर पाती। अपनी शाम की प्रार्थना सभाओं में गांधी जी ने बदले की निरर्थकता पर जोर दिया। 13 जनवरी 1948 को उन्होंने फिर उपवास शुरू किया। यह उनका अंतिम उपवास था। जब तक दिल्ली में भी शांति स्थापित नहीं हो गई, उनका उपवास चलता रहा। इस उपवास का पाकिस्तान पर भी गहरा प्रभाव पड़ा गया था। 18 जनवरी को विभिन्न समुदायों और पार्टियों के प्रतिनिधियों ने दिल्ली में गांधी जी के सामने एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किए कि वो दिल्ली में शांति की गारंटी देंगे। वो सांप्रदायिक हिंसा को लेकर चिंतित थे ही, लेकिन लोगों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति जैसी देश की बुनियादी समस्याएं भी उनके मन में हमेशा छाई रही। 20 जनवरी 1948 को गांधी जी बाल बाल बच गए। वो नई दिल्ली के बिरला हाउस में प्रार्थना सभा को संबोधित कर रहे थे कि एक बम धमाका हुआ। बम फेंकने वाले को उन्होंने दिग्भ्रमित युवक के रूप में लिया और पुलिस को सलाह दी कि उसे प्रताड़ित न करे, बल्कि प्यार और विश्वास के साथ उसका मन बदले। 10 दिन बाद गांधी जी की इसी प्रार्थना सभा में नाथूराम गोडसे गांधी जी के सामने हाथ जोड़कर इस तरह झुका, मानो उनके प्रति सम्मान प्रकट कर रहा हो। अचानक 3 गोलियां दागी गईं। महात्मा गांधी वहीं धराशायी हो गए। उनके अंतिम शब्द थे,
हे राम। तारीख थी 30 जनवरी 1948। समय था 5:17। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढब की लड़ाई। दागे न कहीं तोप न बंदूक चलाई। दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई। बाहरी फकीर खूब करामात दिखाई। चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम। शतरंज बिठा कर यहाँ बैठा था जमाना। लगता था कि मुश्किल है फिरंगी को हराना। टक्कर थी बड़े जोर की दुश्मन भी था ताना। पर तू भी था बाबू बड़ा उस्ताद पुराना। मारा वो कच के दाव की उल्टी सभी की चाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बिहार की पावन धरती से अभूतपूर्व लगाव था। मोहनदास करमचंद गांधी बिहार में ही पहली बार महात्मा के नाम से संबोधित किए गए और इसी बिहार के चंपारण की धरती से शुरू हुआ एक ऐसा आंदोलन जिसने भारत की स्वतंत्रता में अहम भूमिका निभाई। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इसी चंपारण के दबे हुए गरीब किसानों और मजदूरों के शोषण, उन पर बर्बरतापूर्ण अत्याचार और उनकी महिलाओं की अस्मिता से खिलवाड़ करने वाले गोरों से मुक्ति दिलाने की कहानी संजोए हुए प्रकाश पुंज के रूप में आज भी खड़ा है ये भितिहरवा आश्रम, जो महात्मा गांधी, पंडित राजकुमार शुक्ल और उनके जुझारू किसान साथियों के परिश्रम का प्रतिफल है और जिसे महात्मा गांधी द्वारा स्वयं निर्मित कराया गया था। जब गांधी जी 16 नवंबर 1917 को देवनंदन सिंह, वीरबली जी, संत राउत और अन्य सहयोगियों के साथ यहां पहुंचे तो भितिहरवा मठ के बाबा राम नारायण दास ने पाठशाला खोलने के लिए गांधी जी को अपनी जमीन उपलब्ध कराई और यहीं से शुरू होती है भितिहरवा आश्रम, गांधी और उनके चंपारण प्रवास की कहानी। गांधी आश्रम भितिहरवा जिला मुख्यालय बेतिया से लगभग 54 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में तथा नरकटियागंज अनुमंडल से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चंपारण सत्याग्रह के आंदोलन के समय की ईंट एवं खपड़े से निर्मित ये मकान आज भी भितिहरवा में अवस्थित है, जिसमें गांधी जी एवं उनकी धर्मपत्नी मां कस्तूरबा जी के द्वारा प्रयोग में लाए गए
टेबुल, खंटी और चक्की संग्रहित है। गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित लगभग 125 फोटो यहां के संग्रहालय में प्रदर्शित है। 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को मोतिहारी में, 22 अप्रैल 1917 को बेतिया के हजारीमल धर्मशाला में तथा 27 अप्रैल 1917 ईस्वी को मुरली भरहवा एवं भितिहरवा गांव में पंडित राजकुमार शुक्ल के प्रयास से मोहनदास करमचंद गांधी चंपारण की धरती पर आए। 18 अप्रैल 1917 ईस्वी का दिन भारतवर्ष के इतिहास में अविस्मरणीय दिन रहा है। इसी दिन एसडीओ मोतिहारी की अदालत में गांधी जी ने ऐतिहासिक बयान दिया और गांधी जी की जीत हुई। यही सर्वप्रथम पंडित राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किया था। इस प्रकार गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि से सर्वप्रथम चंपारण वासियों ने विभूषित किया। तिरहुत प्रमंडल के मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण और चंपारण में नील की खेती की जाती थी। सर्वप्रथम सन 1813 ईस्वी में कर्नल हिक्की नामक अंग्रेज ने 12 चकिया में नीलहा कोठी की स्थापना की थी। सन 1824 ईस्वी में मोरिन हिल नामक अंग्रेज ने लाल सरैया में नील की कोठी स्थापित की। सन 1866 ईस्वी में चंपारण को अलग जिला बनाया गया। 19वीं शताब्दी के अंत तक चंपारण में अंग्रेजों ने अनेकों कोठियां स्थापित कर ली। ये लोग खुरकी कोतवाली और तिनकठिया व्यवस्था के द्वारा किसानों पर तरह तरह के अत्याचार कराकर उनका शोषण करते थे। खुदकटी व्यवस्था के द्वारा अंग्रेज रैयतों को कुछ रुपया देकर उनकी कुल जमीन, घर इत्यादि जरपेशी रख लेते थे और जीवन भर उनसे नील की खेती कराते थे। इसी तरह तीन कठिया प्रथा के द्वारा किसानों को अपने खेत के प्रत्येक बीघा के 3 कट्ठे में नील की खेती करनी पड़ती थी। चंपारण के सतवरिया ग्राम के पंडित राजकुमार शुक्ल भी अंग्रेज जमींदार के अत्याचारों से पीड़ित थे। राजकुमार शुक्ल ने अंग्रेजों का विरोध एवं पीड़ितों की सहायता करना शुरू किया। इससे बेलवा कोठी का अंग्रेज मैनेजर एमन उन्हें तरह तरह की यातनाएं देने लगा। उनकी पूरी फसल नष्ट कर दी जाती थी। मुरली भरहवा स्थित उनके मकान को उजाड़ दिया गया। उनकी जमीन और संपत्ति जब्त कर ली गई। स्वयं एमन ने पंडित राजकुमार शुक्ल की पीठ पर कोड़े बरसाए। अंग्रेज मैनेजर के अत्याचारों से तंग आकर उन्होंने अंग्रेजों की भारत से विदाई हेतु प्रतिज्ञा ली। इस कार्य को पूरा करने के लिए उन्होंने पहले मोतिहारी के यशस्वी पुरुष गोरख प्रसाद तथा बिहार के यशस्वी अधिवक्ता एवं कांग्रेसी नेता श्री ब्रजकिशोर प्रसाद से भेंट की तथा किसानों पर हो रहे अत्याचार के बारे में बताया। अंग्रेजों के अत्याचार एवं शोषण से मुक्ति के लिए किसान आंदोलन के नेता पंडित राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में मोहनदास करमचंद गांधी को चंपारण बुलाने हेतु पंडित राजकुमार शुक्ल, श्री संत भगत और पीर मोहम्मद मुनीस को जिम्मेदारी सौंपी गई। सर्वसम्मति से यह भी तय हुआ कि शेख गुलाब, शीतल राजय और पंडित राजकुमार शुक्ल 1916 ईस्वी में लखनऊ में होने वाले कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेंगे। लखनऊ सम्मेलन में किसानों के प्रतिनिधि पंडित राजकुमार शुक्ल को पहली बार किसान मंच से संपूर्ण भारत के प्रतिनिधियों के सामने किसानों पर हो रहे अत्याचार और शोषण का वर्णन करने का मौका मिला। गांधी जी ने चंपारण की हालत सुनकर सहानुभूति जताई और चंपारण आने का आश्वासन दिया। बिहार आने के बाद पंडित राजकुमार शुक्ल ने
27 फरवरी 1917 ईस्वी को बेतिया से कैथी में एक मार्मिक पत्र लिखा। किस्सा सुनते हो औरों के, आज मेरी भी दास्तान सुनो। जिसके बाद गांधी जी ने जवाब दिया कि अप्रैल 1917 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में होने वाला है, जहां मैं भूपेंद्रनाथ बसु के घर ठहरूंगा। आप वहीं आकर मिले। पंडित राजकुमार शुक्ल, शेख गुलाब और शतील राय गांधी जी को लाने के लिए कलकत्ता चले गए। अगले दिन मोहनदास करमचंद गांधी बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन के मंत्री J.M. विल्सन से मिले। उनसे उन्होंने कहा कि मैं अंग्रेजों के 3 कठिया कानून के चलते किसानों और उनकी रैयतों पर हो रहे जुल्म की जांच करना चाहता हूं। विल्सन के दूत ने एक पत्र दिया जिसमें लिखा था, मिस्टर गांधी, चंपारण में किसी तरह की जांच की जरूरत नहीं है। गांधी जी 13 अप्रैल 1917 ईस्वी को तिरहुत के कमिश्नर A.A.F. मोर्शेड से मिले। मोर्शेड ने महात्मा गांधी को तिरहुत छोड़ने की सलाह दी और कहा कि आपको चंपारण जाने की जरूरत नहीं है। तिरहुत के आयुक्त ने चंपारण के मजिस्ट्रेट को आदेश दिया कि गांधी जी के चंपारण आने की स्थिति में धारा 144 के तहत कार्रवाई करे। दिनांक 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी धरणीधर प्रसाद और गोरख प्रसाद के साथ शाम में 3 बजे मोतिहारी स्टेशन पहुंचे। तथा मोतिहारी के वकील गोरख प्रसाद के घर चले गए। अगले ही दिन उन्हें जसवली पट्टी गांव के एक व्यक्ति पर जमींदार के अत्याचार की सूचना मिली। दिनांक 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी हाथी पर सवार होकर रामनवमी प्रसाद के साथ जसवली पट्टी के लिए रवाना हुए। रास्ते में ही पुलिस के दरोगा ने गांधी जी को चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट W.B. हिकॉक का पत्र दिया। पत्र में लिखा था, आपके चंपारण आने से शांति व्यवस्था भंग होने और प्राण हानि होने का खतरा है, अतः चंपारण जाने का विचार त्याग दे। गांधी जी ने उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और इसके लिए किसी भी दंड को भुगतने का फैसला कर लिया। इसके बाद गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और C.F. एंड्रयूज से चंपारण आने का निवेदन किया। दिनांक 18 अप्रैल 1917 ईस्वी को महात्मा गांधी पर सरकारी आदेश तोड़ने के आरोप में कार्रवाई शुरू हुई। 18 अप्रैल 1917 ईस्वी को ही SDO मोतिहारी के कार्यालय में महात्मा गांधी को उपस्थित होने का आदेश मिला, जहां धारा 144 और 188 को उल्लंघन के आरोप में महात्मा गांधी को सफाई देनी थी। SDO मोतिहारी की अदालत में महात्मा गांधी ने जो ऐतिहासिक बयान दिया, वह उनके निजी जीवन एवं राष्ट्रीय आंदोलन यानी चंपारण सत्याग्रह के इतिहास में अमर है। गांधी जी ने अपने चंपारण आने के उद्देश्यों को स्पष्टता से रखने के साथ पूरी जानकारी प्राप्त किए बिना चंपारण से जाने से इनकार कर दिया और सरकारी आदेशों की अवमानना करते हुए हर सरकारी फैसले को झेलने की तैयारी की घोषणा की। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने 20 अप्रैल को मुकदमा वापस ले लिया। दिनांक 18 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी ने मोतिहारी के SDO कोर्ट में जो लिखित वक्तव्य दिया, वो एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जो बाद के दिनों में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत सिद्ध हुआ।
ऐतिहासिक जीत के बाद गांधी जी 22 अप्रैल 1917 ईस्वी को बेतिया रवाना हुए। शाम में अपार जनसमूह के साथ हजारीमल धर्मशाला पहुंचे। उसी धर्मशाला में अपने सहयोगी स्वतंत्रता सेनानियों के साथ महीनों रहकर गांधी जी ने चंपारण के हजारों शोषित पीड़ित किसानों की व्यथा सुनी। इसी धर्मशाला में पहली बार ग्रामीणों ने अपनी जुबान खोलने की हिम्मत जुटाई तथा 850 गांवों के लगभग 10,000 किसानों ने नीलहे गोरों के अत्याचार से संबंधित बयानों को लिखित रूप से दर्ज कराया। गांधी जी 22 अप्रैल को ब्रजकिशोर प्रसाद एवं पंडित राजकुमार शुक्ल के साथ लौरकिया गांव गए। 26 अप्रैल को नरकटियागंज पहुंचे। 27 अप्रैल 1917 ईस्वी को महात्मा गांधी, ब्रजकिशोर बाबू, रामनवमी बाबू, विंध्यवासिनी बाबू, अवधेश प्रसाद आदि के साथ शिकारपुर होते हुए पंडित राजकुमार शुक्ल के घर मुरली भरहवा पहुंचे। वे लोग बेलवा कोठी के नीलहा मैनेजर AC एमन से मिलने भी गए तथा रात में अमुलवा के संत राउत के घर ठहरे। चंपारण के गांव में घूमते हुए गांधी जी ने भितिहरवा में एक महुआ के पेड़ के नीचे बैठकर उपस्थित लोगों के सामने निरक्षरता दूर करने का संकल्प लिया। गांधी जी की लोकप्रियता से प्रभावित होकर बिहार के तत्कालीन गवर्नर सर एडवर्ड गेट ने चंपारण की स्थिति पर मामले की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया और गांधी जी को भी इसका सदस्य बनाया। इस जांच आयोग में नीलहों और जमींदारों के प्रतिनिधि के साथ किसानों के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी थे। उन्होंने आयोग को यह समझाया कि 3 कठिया प्रथा खत्म होनी चाहिए। जांच कमेटी ने सभी शिकायतों को सही पाया और 3 कठिया प्रथा को समाप्त करने हेतु 4 अक्टूबर 1917 ईस्वी को जांच समिति यानी आयोग ने सरकार से सिफारिश की। एक कानून बनाकर यानी चंपारण कृषि अधिनियम बनाकर 3 कठिया प्रथा को उठा लिया गया। साथ ही गोरे बगान मालिकों को अवैध वसूली का 25% हिस्सा किसानों को वापस करना पड़ा। इस प्रकार नीलहों का राज अस्त हुआ तथा नील की खेती के अभिशाप से किसानों को मुक्ति मिली। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के फलस्वरूप गांधी जी राष्ट्रीय नेता बन गए। दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत में अहिंसा एवं सत्याग्रह का सफल प्रयोग चंपारण की धरती पर ही किया गया। उन्होंने चंपारण में शोषण और पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए पाठशालाएं स्थापित कराईं। 28 नवंबर को गांधी जी अपनी पत्नी मां कस्तूरबा गांधी तथा पंडित राजकुमार शुक्ल के साथ भितिहरवा आए। मां कस्तूरबा गांधी पाठशाला में शिक्षिका का कार्य करने लगी। बेलवा कोठी के एमन साहब ने अपने आदमियों द्वारा कुटिया में आग लगवा दी। इसके बाद स्वयं सेवकों तथा ग्रामीणों के सहयोग से ईंटों का मकान बनवा दिया गया। इस पाठशाला के निर्माण में मां कस्तूरबा गांधी ने भी ईंट ढोने तक का काम किया था। पाठशाला में 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। पाठशाला में पढ़ाने वाले स्वयं सेवक बच्चों के साथ गांवों की स्त्रियों और पुरुषों को भी सुशिक्षित करने का काम करते थे। वह लड़कों को कपड़े बुनना, सड़क साफ करना, बच्चों को साफ सुथरा रखने के लिए स्त्रियों को भी शिक्षा देते थे। मां कस्तूरबा महात्मा गांधी के साथ ही भितिहरवा आश्रम में रही तथा बच्चों को पढ़ाने लिखाने और लोगों के मन में चेतना जगाने का कार्य करती रही। भितिहरवा पाठशाला में 80 लड़कों की पहली बार पढ़ाई शुरू हुई। पंडित शुक्ल के नेतृत्व में
संत राउत और प्रहलाद भगत भी पाठशाला के संचालन में सहयोग करते रहे। सन 1948 ईस्वी में इस पाठशाला को भितिहरवा आश्रम से अलग कर दिया गया। गांधी जी के निधन के बाद स्मारक निधि का गठन सन 1951 ईस्वी में हुआ तथा भितिहरवा आश्रम का संचालन इसके द्वारा होने लगा। ये भितिहरवा आश्रम बाद में गांधी आश्रम भितिहरवा के रूप में प्रचलित हो गया। दुबला पतला शरीर, 5 फुट 5 इंच की लंबाई, कभी कभी 45 किलो से भी कम हो जाने वाला वजन, उनकी भौतिक संपत्ति इतनी ही थी। कमर में सिर्फ एक सीधी सादी खादी की धोती, 2 जोड़ी चप्पलें, 1 घड़ी, 1 जपमाला, 1 थूकदान, 1 डायरी और दाढ़ी बनाने का उस्तरा, बस। नेहरू जी के साथ चलने वाले बाबू राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति। गांधी जी इन सबके नेता थे। कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी बोल रहे हैं कि अहिंसा एक महान शक्ति है, उसके अपने नियम कानून हैं, उनके पालन में जरा भी चूक नहीं होनी चाहिए। देश भर में खादी का प्रचार हुआ। हमारे यहाँ भरपूर कपास पैदा होती है, क्यों इसे इंग्लैंड भेजकर वहां से बनकर आया कपड़ा खरीदे, जबकि यहाँ लाखों लोग बेरोजगार हैं। वे चरखा चलाकर खुद क्यों ना कपड़ा बनाए। चरखा होम रूल का प्रतीक है। सन 1922 में गांधी जी ने जेल में आत्मकथा लिखी, सत्य के प्रयोग। गांधी जी का एक मुख्य कार्यक्रम नारी मुक्ति का था। स्त्रियों ने भारत के सभी भागों में सामाजिक कार्यों और आंदोलनों में भाग लिया। गांधी जी ने कहा था कि स्त्री पुरुषों को एक दूसरे का मार्गदर्शन करना चाहिए। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों को निडर होकर एक दूसरे का साथ देना चाहिए, तभी देश की राजनीति सफल होगी।
कांग्रेस के अधिवेशनों में स्त्रियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया, जुलूस निकाले। गांधी जी की अहिंसा को देश की स्त्रियों ने सहज ही आत्मसात कर लिया। कांग्रेस के अधिवेशनों को सफल बनाने में स्त्रियों ने सक्रिय भाग लिया और अनेक जिम्मेदारियां निभाईं। चेन्नई कांग्रेस में यह स्पष्ट हो गया कि भारत गांधी जी के पीछे अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए तैयार है। गांधी जी भारतीय परंपरा के अनुसार हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए आते हैं। कांग्रेस के चेन्नई अधिवेशन में अहिंसा पर चर्चा चली। यह स्वीकार किया गया कि अहिंसा अनिवार्य है, यद्यपि थोड़ा कष्ट साध्य है। सन 1930 में गांधी जी ने वायसराय इरविन को पत्र लिखा। उसमें उन्होंने अंग्रेज सरकार के अन्यायपूर्ण शासन का विवरण देकर उसके प्रति अपना विरोध प्रकट किया। गांधी जी ने कहा, मैंने रोटी मांगी, मुझे सिर्फ पत्थर मिला। अपने समुद्र के पानी और सूर्य भगवान की कृपा से बनने वाले नमक पर भी भारतीयों का अधिकार नहीं था। सरकार कहती थी कि नमक सिर्फ वही बना सकती है। नमक पर कर लगता था और उसी नमक को लोग खरीद सकते थे। गांधी जी ने घोषणा कर दी कि अब वे अरब सागर के दांडी नामक तट पर नमक कानून को भंग करते हुए खुद नमक बनाएंगे। अपार उत्साह के साथ गांधी जी की सत्याग्रही सेना निकल पड़ी। गांव की धूल भरी सड़कों पर यह सेना प्रतिदिन 12 मील चलते हुए दांडी समुद्र तट की ओर बढ़ने लगी। सत्याग्रहियों के हाथों में संगीत वाद्यों के अलावा कुछ नहीं था। पूरे भारत से लोग इकट्ठा हुए। सत्यमेव जयते का नारा हर कहीं गूंज उठा। महिलाएं सत्याग्रहियों के माथे पर विजय तिलक लगाती थीं। रात में सत्याग्रही सेना गांव में ठहरती थी और सवेरे फिर यात्रा शुरू हो जाती थी। गांधी जी में अपार उत्साह था। हर कहीं उत्साह उमड़ रहा था। गांव-गांव से लोगों का आना जारी था। गांधी जी पेड़ों की छाया तले उनके साथ बैठकर आत्मीयता के साथ उनसे बातें करते थे। गांधी जी मानते थे कि हर किसी में एक पवित्र शक्ति विद्यमान है। इस दांडी यात्रा की विजय निश्चित थी, क्योंकि यह सत्य की शक्ति का प्रकटीकरण था। सत्य की विजय और असत्य की पराजय सुनिश्चित है। अन्यायपूर्ण शासन भी एक असत्य है। सरकार यह कहती है कि नमक वही तैयार करेगी। यह एक प्राकृतिक देन नमक पर कर लगाती है। यह अन्याय है, यह असत्य है। इसे दूर करना चाहिए। लेकिन इस अन्याय को करने वाले अंग्रेजों से प्रेम करना चाहिए। उनके गलत काम का ही विरोध करना चाहिए। गांधी जी ने 7 नवंबर सन 1933 से अगले 7 महीने तक देशव्यापी दौरा किया और हरिजनों के प्रति सवर्ण जाति के लोगों का हृदय परिवर्तन करने की कोशिश की। हरिजनों की सेवा के लिए लोगों से दान मांगकर कोष इकट्ठा किया। वे कानून से ज्यादा हृदय परिवर्तन को महत्व देते थे। वे हरिजनों के यहाँ ठहरते थे, उनके साथ खाते पीते थे। गांधी जी प्रत्यक्ष सेवा कार्यों में लगे। वे लोगों को सत्य की खोज अपने अपने तरीकों से करने के लिए प्रेरित करते थे। वे राजनीति से हटकर सामाजिक एकता और समरसता के लिए काम करने लगे। देश में 7 लाख गांव हैं। भारत की आत्मा गांव में ही बसती है। गांव से गरीबी और अज्ञान को हटाने में गांधी जी जुट गए। इसके लिए उन्होंने 18 तरह के रचनात्मक कार्यों की योजना बनाई। गांधी जी देश के बीचों बीच वर्धा के पास सेवाग्राम नामक एक गांव में आश्रम बनाकर रहने लगे। यह आश्रम वर्धा रेलवे स्टेशन के समीप है। वहां आने वाले सभी लोग उनकी कुटिया में बैठकर उनसे चर्चा करते थे। गांधी जी के सचिव विश्व भर में गांधी जी के पत्र वहीं से लिखते और भेजते थे। इस आश्रम को केंद्र बिंदु बनाकर गांधी जी ने कई प्रयोग किए। भारतीय लोगों के खानपान के ऊपर उठाने के प्रयोग, एक महाविद्यालय के अस्पताल की ओर बयान और तत्संबंधी प्रयोग, 7 लाख गांव में बिजली की शक्ति के बिना
पानी की सिंचाई के प्रयोग, किसानों के साथ खेतों में चलकर कृषि के नए प्रयोग, ताड़ के नीरा से गुड़ तैयार कराने के प्रयोग, गन्ने से शर्करा बनाने के प्रयोग। गांधी जी ने कहा, खुद उत्पादन करने से आत्मसम्मान बढ़ता है। जो खुद तैयार कर सकें करें, जिसका उत्पादन करे उसका उपभोग भी करें। मशीनें अगर मनुष्य की सहायता करें तो ठीक है, लेकिन वे मनुष्य का शोषण न कर सकें। हाथ से कागज तैयार कर सकते हैं। गांधी जी हर चीज में रुचि ले रहे थे, सब सत्य के खोज के ही अंग थे। लंदन में जिस किंग्सले हॉल में गांधी जी ठहरे थे, वहां की अंग्रेज महिला मूरियल लेस्टर यहाँ हाथ की चक्की से आटा पीसती थी। गांधी जी का कहना था कि यदि गांव अपनी आवश्यकताओं को मर्यादित नहीं करते तो उनकी स्वतंत्रता बरकरार नहीं रह पाएगी। वे पश्चिमोत्तर सीमा तक गए। वह क्षेत्र लड़ाकू स्वभाव के माने गए पठानों का है। सीमा प्रांत के गांधी के नाम से प्रख्यात खान अब्दुल गफ्फार खान उन लड़ाकू पठानों को अहिंसा के मार्ग पर ले आए। गांधी जी पंजाब के सिखों से मिले और उनके गुरुद्वारे में मत्था टेका। सीमा प्रांत के अब्दुल गफ्फार खान गांधी जी के अनन्य अनुयायी थे। हर जगह घरों में काते गए धागों से बने खादी के कपड़े गांधी जी को भेंट किए गए। आज भी सूत कातना गांव में एक प्रमुख उद्योग है। वह सत्याग्रह का प्रतीक था, साथ ही ध्यान साधना का एक माध्यम भी था। वे कहते थे, हमारे 7 लाख गांव हैं, हमारे किसान करीब 6 महीने खाली बैठे रहते हैं, उनके हाथों को काम चाहिए। सूत वे पहले भी काटते थे, अब फिर से काटना शुरू करना आवश्यक है। We have nearly 700,000 villages. A large number of these villagers are living in a condition of semi-starvation, and they do so because they have no employment for nearly 6 months in the year, that is during off-season. That being the case, it is necessary to find some supplementary occupation for them. It is obvious that we must therefore give them an occupation to which they have been used. Such occupation is hand spinning. आश्रम में बच्चे भी रहते थे। उनके साथ खेलने के लिए गांधी जी थोड़ा समय निकाल ही लेते थे। बच्चों की शिक्षा पर वे विशेष ध्यान देते थे। बच्चे भी सूत काट सकते हैं और इसके द्वारा उनमें हम अच्छे संस्कार डाल सकते हैं। बच्चों को चाहिए कि सत्य और प्रेम के नियमों का अनुपालन करें। सच्ची शिक्षा वही हो सकती है जो हाथ और मस्तिष्क दोनों की दक्षता को बढ़ा सके और बुद्धि, शरीर, पंचेंद्रिय तीनों को सुसंस्कृत कर सके। सही शिक्षा से बुद्धि तथा सृजनशीलता दोनों का विकास होना चाहिए। गांधी जी स्थानीय स्काउट शिविरों में जाकर सेवा की प्रेरणा देते थे। नई शिक्षा के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण के नए विद्यालय खोले गए। रचनात्मक कार्यों के द्वारा सच्चे स्वराज की ओर भारत आगे बढ़े, इसके प्रयास हुए। सन 1946 की मई में कैबिनेट मिशन ने भारत से बरतानिया हुकूमत को वापस लेने के लिए एक प्रारूप प्रस्तुत किया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस प्रारूप को स्वीकार नहीं किया। मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने स्वतंत्र संविधान सभा के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया।
गांधी जी बैठे बैठे सूत काट रहे थे। उन्हें अंग्रेजों पर विश्वास था। सत्याग्रही अपने विपक्षी पर भी विश्वास रखता है। कांग्रेस के नेता बर्तानिया साम्राज्य के अंदर ही अंतरिम सरकार बनाने के लिए राजी हुए। 12 अगस्त 1946 को लॉर्ड वॉवेल ने जवाहरलाल नेहरू को नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। नेहरू जी ने उसे स्वीकार किया और देश के प्रमुख के रूप में उन्होंने सीमावर्ती सेना का निरीक्षण भी किया। गांधी जी ने भारत के जवाहर को बधाई दी। मुस्लिम लीग देश के विभाजन पर तुला हुआ था। हिंसा भड़क उठी थी। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की हत्या करने लगे थे। दुखी गांधी ने रेल के तीसरे दर्जे में जगह जगह यात्रा की। किसी भी धर्म का कोई हिंदू या मुसलमान उन पर हमला कर सकता था। गांधी जी ने कहा, मैं मुसलमानों के मित्र के रूप में उनके पास जा रहा हूं, वे मेरे साथ जो चाहें करें। गांधी जी का विश्वास था कि मानव मूल रूप में बुरा नहीं होता। हिंसा क्षणिक भाव है, स्थायी भाव नहीं है। उन्होंने नोआखली की यात्रा की, जहां 80% मुस्लिम रहते थे। वे नंगे पैर गांव-गांव जाते और मुसलमानों के यहां ठहरते थे। गांधी जी 77 साल की उम्र में भी शांति के लिए अथक परिश्रम कर रहे थे। बिहार में जहां 80% लोग हिंदू थे, वहां गांधी जी ने यात्रा की। सुबह 4 बजे उठकर हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में 4 मील घूमते थे। साथ में थे उनके अब्दुल गफ्फार खान। हर जगह हिंसा और नफरत की आग भड़क रही थी। फिर भी गांधी जी यात्रा कर रहे थे। वे कहते थे कि मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, ईसाई हूं और फारसी हूं। वे प्रार्थना सभाओं में सभी धर्म ग्रंथों के मूल अंशों का पाठ कराते थे। उन्होंने लोगों से दृढ़ता से कहा, हिंसा करनी हो तो पहले मुझे मारो। इस बीच इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एडली से वार्तालाप के लिए नेहरू और जिन्ना इंग्लैंड गए। जिन्ना मुस्लिमों के लिए अलग पाकिस्तान चाहते थे। नेहरू जी लंदन से भारत लौटे। उन्होंने कहा कि मैं देश के विभाजन को स्वीकार नहीं करूंगा। मुस्लिम लीग के प्रतिनिधित्व के बिना ही स्वतंत्र भारत के लिए संविधान सभा आयोजित हुई। भारत का संविधान बना। उस पर नेहरू जी, दर्शन शास्त्री डॉक्टर राधाकृष्ण आदि महान लोगों ने हस्ताक्षर किए। भारतीय संविधान इस तरह प्रारंभ होता है कि हम भारतीय नागरिक इस संविधान द्वारा निर्णय लेते हैं कि स्वतंत्र भारत को सत्ता सौंपने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन आए, साथ में उनकी पत्नी भी आई। भारत को आजादी मिली। दिल्ली में लाल किले के सामने अपार भीड़ उमड़ी। लाल किले पर स्वतंत्र भारत का झंडा फहराने के उत्सव में वे भी शामिल थे जो कल तक देश के शासक थे। क्या अद्भुत नजारा था। गांधी जी की अहिंसक लड़ाई की विजय का ये महान दिन था। मनुष्य की आत्मशक्ति परम शक्तिशाली है। भारत का तिरंगा झंडा हर जगह फहर रहा था। पूरे देश में खुशी की लहर थी। जय हिंद के नारे से आकाश गूंज उठा था। सब जगह बिजली के अलंकरण, चरखे के चित्र के साथ झंडे, चरखे के मध्य गांधी जी के चित्र की सजावट, जय हिंद शब्द को चमकाने वाले बिजली के बैनर। लेकिन गांधी जी आजादी के इस जश्न में शामिल नहीं हुए। भारत का विभाजन हो चुका था। पाकिस्तान एक अलग देश बन चुका था। गांधी जी ने आजादी के दिन उपवास रखा और प्रार्थना की। वे अंतर्मुखी थे और गहरे चिंतन में डूबे हुए थे। उन्हें स्वतंत्र भारत की भावी दिशा की चिंता थी। गांधी जी ने कहा, मेरे पास कोई अंतिम सत्य नहीं है। हर किसी को सत्य की खोज करनी है और उसका अनुसरण करना है। अंग्रेज सैनिक मित्रों के रूप में बाइज्जत विदा हुए। अहिंसा की यही शक्ति है। इन सैनिकों के खिलाफ बंदूकें नहीं उठाई गई थीं।
उनके विरोध में गांधी जी का अहिंसक आंदोलन खड़ा हुआ था। गांधी जी राष्ट्रपिता थे। उनके दर्शन के लिए हर जगह लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। अंत में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गांधी जी ने अनशन प्रारंभ किया। गांधी जी का अनशन सफल हुआ। गांधी जी ने अपना अनशन खत्म किया और हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदायों ने एक होकर हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे लगाए। गांधी जी दिल्ली के बिड़ला भवन में ठहरे थे। वहां हर दिन शाम को प्रार्थना सभा होती थी। सन 1948 की 20 जनवरी को एक हथगोला फेंका गया जो सौभाग्यवश उन पर नहीं गिरा। फिर भी गांधी जी ने किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। वे मन में बिना क्रोध के होठों में राम नाम के साथ मरना चाहते थे। सन 1948 की 30 जनवरी शाम 5:05 पर गांधी जी प्रार्थना सभा की ओर बढ़े। रास्ते में एक व्यक्ति उनके करीब आया, मानो वह गांधी जी के चरण स्पर्श करने जा रहा हो। लेकिन तभी अचानक उसने अपनी रिवॉल्वर से ताबड़तोड़ 3 गोलियां चला दी। हे राम कहते हुए गांधी जी गिर पड़े और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। अंतिम यात्रा के लिए उनका पार्थिव शरीर एक सैनिक वाहन में रखा गया। 200 सैनिक उसे खींच रहे थे। यह गांधी जी की अंतिम यात्रा थी, 5.5 मील लंबी। गांधी जी की मृत्यु की खबर सुनकर दुनिया भर में हजारों लाखों लोग बिलख पड़े। विश्व शांति और एकता के लिए स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा झुका दिया गया। सन 1948 में 30 जनवरी को महात्मा गांधी की एक हत्यारे ने गोली मारकर हत्या कर दी। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य इकट्ठे हुए। महात्मा गांधी वे किसी देश के राजा नहीं थे, किसी फौज के सेनापति नहीं थे, किसी देश के शासक या उच्च पदाधिकारी भी नहीं थे। फिर भी 20वीं सदी के वे एक महान शक्तिशाली व्यक्ति थे।